मेरे साथ है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। हम सब मनोज सिन्हा को जानते हैं और आज से नहीं, इनके कई रूपों में जानते हैं। देश ने इनको एक बहुत काबिल केंद्रीय काबीना मंत्री के तौर पे देखा। रेल मंत्रालय में इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिसे लोग आज याद करते हैं। पोस्टेड टेलीग्राफ मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने एक मरते हुए विभाग को पुनर्जीवन दिया। आज जब ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल हैं और एक विप्लवग्रस्त प्रदेश में जब हालात तेजी से बदल रहे हैं, तब आज हम मनोज जी से जानना चाहेंगे कि जमीनी हालात क्या हैं, आज कश्मीर कहाँ है और कल का कश्मीर कैसा होगा। मनोज जी, हिंदुस्तान टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद शशि जी। मेरा पहला सवाल यह है कि उपराज्यपाल कहने में मेरी थोड़ी जुबान लटपटाती है, तो आपको राज्यपाल महोदय मैं कब कह सकूंगा? मैं आपके प्रश्न का सीधा उत्तर देना चाहता हूँ। जी, आप जानना चाहते हैं कि राज्य का दर्जा कब इसे दिया जाए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में स्पष्ट रूप से भरोसा दिया था कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी जब राष्ट्र को और जम्मू कश्मीर को संबोधित किया था तो उसमें ये बात कही थी। पिछले दिनों 24 जून को जब यहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग बैठक के लिए दिल्ली में गए थे तो वहाँ भी ये प्रश्न उठा था और वहाँ भी स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये बात कही कि उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की संसद में कही हुई बात का अर्थ क्या होता है मुझसे बेहतर आप समझते हैं और मैं मानता हूं कि देश को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस पर भरोसा रखना चाहिए। एप्रोप्रिएट टाइम एक ऐसी चीज है जो कि बड़ी तरल है, मालूम नहीं पड़ता कि वो कितनी दूर तक खिंचती जाएगी। इससे लोगों के मन में थोड़ी एक जिज्ञासा होती है कि इसे जल्दी से जल्दी इसको कैसे किया जा सकता है, और मेरा सवाल भी उसी से मुतल्लिक था। मुझे लगता है कि मैं अपने संवैधानिक दायित्वों को समझता हूँ। जो काम देश की संसद का है उस पर मैं राय दूं। मुझे लगता है कि आप भी मेरी राय से सहमत होंगे कि ये अतिक्रमण होगा। ठीक है, मैं आपसे किसी अतिक्रमण की नहीं कहूंगा, लेकिन वायदे बहुत से हैं जम्मू कश्मीर की जनता से, और ये सिर्फ आपकी जो आज की केंद्र की सरकार है उसके वायदे नहीं हैं, और भी बहुत से पुराने वायदे हैं। एक वायदा आपका भी है कश्मीरी पंडितों की वापसी का, तो उसका एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? मैं कश्मीरी पंडितों के विषय पर बाद में आऊँगा, लेकिन जो वायदे पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं मैं उस पर थोड़ा ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक PMDP नाम से यहाँ प्रोजेक्ट चलता है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान। लद्दाख के बाहर निकल जाने के बाद मोटे तौर पर 55,000 करोड़ की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में उस पैकेज के अंतर्गत चलती हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि दो कोविड वेव के बावजूद जब मैं आया था तो एक्सपेंडिचर करीब 23% था। आज वो बढ़ करके 67% हो गया है। तो मैक्सिमम परियोजनाएं इस साल पूरी हो जाएंगी, कुछ जो बची हैं अगले साल पूरी कर देंगे। अब क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि उसको मुझे बताना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में IIT भी है, IIM भी है, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, दो एम्स भी बन रहे हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, निफ्ट बन गया है, बोन इंस्टीट्यूट बन रहा है, दो कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, 7 पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं। तो ये तो मैं एक क्षेत्र की बात किया। यहाँ भी हाल ही में महीना भर नहीं हुआ होगा कि बनिहाल की टनल पूरी हुई है, जो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। तो लोगों के आवागमन की सुविधा मैं कह सकता हूँ कि इसके कारण बढ़ी है। यहाँ जेडमोर टनल है यहीं आपके बगल में गांदरबल में, वो पूरी हो गई। दुनिया में सबसे ऊंचा ब्रिज, मैंने एफिल टावर से ऊंचा ब्रिज चेनाब नदी पर 95% काम हो गया। मुझे लगता है कि आने वाले 5 महीने में बन जाएगा। ऐसी नेशनल हाईवे और मैं कहूँ कि एक्सप्रेस हाईवे जम्मू कश्मीर में बन रही है। तो ये ढपोर संखी घोषणाएं नहीं रह गई हैं, ये जमीन पर उतर गई। और अगर मैं लोकल यहाँ के प्रशासन की दृष्टि से मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो परियोजनाएं पूरी हुई, जब पैंडेमिक नहीं था तो 1000 कुछ परियोजनाएं पूरी हुई थी।
आज पिछले वर्ष हमने 16,000 से ज़्यादा परियोजनाएं पूरी की हैं और इस साल मैं आपको कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये 30,000 के ऊपर जाएगी इस साल। इतने प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे। इस तरह से अनेक काम है। मैं विरासत में जो कुछ मिला हुआ था, अगर मैं कहूँ लैंड लॉज की बात आपने सुनी होगी, उसको बदला है हमने और कई लोग इसको लेकर के ना इत्तफाकी भी रखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुछ ऐसे कानून जिसका मैं जिक्र करूंगा आपसे, आर्चर्ड लगाने के लिए भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए और काटने के लिए भी। मुझे लगता है कि इससे खराब कानून कोई किसान के लिए हो नहीं सकता है। उसमें हमने बदल की है और ये कहा कि जिसको आर्चर्ड लगाना है किसी चीज का हो, उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। 4 कैनाल भूमि जिसके पास है, 4 कैनाल ऑफ लैंड्स, वो लगा सकता है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकता है। उसके नीचे का जो किसान है वो नहीं कर सकता है। मुझे लगता है इससे खराब कानून देश में कहीं हो नहीं सकता। उसको भी बदल दिया है कि जो चाहे वो लगा सके। तो इस तरह के अनेक केंद्रीय कानून हमने लागू किए हैं। जो कानून लोगों के हित में नहीं थे उनको बदल दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक नए जम्मू कश्मीर की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और शांति यहाँ, विकास, और मुझे लगता है कि लोगों का स्वाभिमान बचा रहे, इस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। कश्मीरी पंडितों में 2 बात मैं शुरू करता हूं। एक, 6,000 नौकरियां और 6,000 घर एक बार भारत सरकार ने तय किया था किन्हीं न किन्हीं कारणों से। अब उस कारण में मैं जाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। इसमें व्यवधान डाला जाता था। जब मैं आया, रिव्यू किया, तो मुझे लगा कि कभी क्वालिफिकेशन के नाम पर, किसी दूसरे कारण से ये नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि 164 पोस्ट को छोड़ करके बाकी 3,000 से ऊपर लोग नौकरी पा चुके। 800 और लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया और 164 को छोड़ करके बाकी सभी पद एडवर्टाइज हैं। कई के एग्जाम हो गए हैं, कुछ लोगों के वेरिफिकेशन के काम हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 3-4 महीने में नौकरियां दे दी जाएंगी। 164 में छोटे मोटे लिटिगेशंस थे, उसमें भी 82 पद हमने अलग कर दिया है। उसका विज्ञापन हम भेज रहे हैं। जो शेष बचे उन्हें भी हम क्लियर कर देंगे। जहां तक 6,000 आवास का सवाल था, तो 700 के आसपास यहाँ आवास बने थे। भारत सरकार ने तय किया था कि 1 रूम सेट बनेगा, तो यहाँ लोगों ने 2 रूम सेट बना दिया। अब जो बनाए बेचारे वो मेरे पास आ रहे हैं, साहब हमारा तो भुगतान ही नहीं हुआ है। 1800 फ्लैट 1 रूम सेट के लगभग तेज गति से बन रहे हैं, 6-7 महीने में पूरे हो जाएंगे। बाकी की जमीन चिन्हित कर दी गई है, कुछ टेंडर स्टेज में है, कुछ की डीपीआर फाइनल स्टेज में है। 2 साल में ये घर भी बना दिए जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि केवल ये 6,000 नौकरी और 6,000 आवास से ये पुनर्वास कश्मीरी पंडितों का नहीं होगा। कई हमने ऐसे फैसले किए हैं और मुझे लगता है कि किसी भी जिम्मेदार प्रशासन का ये दायित्व है कि जो लोग अपना सब कुछ गंवा करके यहाँ से गए, ऐसा माहौल हम बनावें कि वो आकर के यहाँ बस सकें। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर के दुखी हैं, जिनको पछतावा है कि वो बड़ा गलत हुआ था। तो मुझे लगता है एक माहौल भी बदला है। और दूसरी बात, प्रशासनिक दृष्टि से कई हम ऐसे निर्णय करने वाले हैं जिसमें स्वाभाविक रूप से उन्हें आकर के बसने में सुविधा होगी। मुझे लगता है कि आज आपके कैमरे के सामने अगर मैं कहूँगा तो शायद उसमें परेशानी होगी, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितने भी अधिक से अधिक कदम उठाए जा सकते हैं, उपाय किए जा सकते हैं, हमने वो उपाय करने शुरू कर दिए हैं। परिणाम 6 महीने बाद निश्चित आपको दिखेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो कश्मीरी पंडितों के रोजगार का इंतजाम तो आपने किया, लेकिन यहाँ एक दूसरी समस्या कश्मीर में जो रोजगार की, जो बेरोजगारी की दर है वो देश से दोगुनी है लगभग। और एक दूसरी परेशानी यहाँ मैंने घूम कर देखी कि एक ही पोस्ट पर 3-3 लोग काम कर रहे हैं। लोग संविदा पर रख लिए गए, उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। तो असंतोष दुतरफा है। कुछ लोग ऑफिस आते हैं, उनको सैलरी नहीं है। कुछ लोग जो है घर बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। तो ये जो डिसबैलेंस है, इसको कैसे दूर करेंगे? मुझे लगता है कि आपको किसी ने गलत सूचना दे दिया है। मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। जब मैं आया था तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.3 या 19.4 था। एक देश में निष्पक्ष और
इंडिपेंडेंट संस्था है जो इसके आंकड़े जारी करती है। मैं आपको विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि मार्च में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.3 थी, पैंडेमिक में बढ़ी, और जो इस महीने का लेटेस्ट डेटा आया है वो 10.3 या 10.4 हम बेटर हैं गोवा से, हम बेटर हैं दिल्ली से, हम बेटर हैं राजस्थान से। ऐसे 7-8 प्रदेश हैं जिनसे जम्मू कश्मीर बेहतर स्थिति में है। आपने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। नहीं, अब मेरे ध्यान में जो प्रदेश आए उनका नाम सारे नॉन बीजेपी प्रदेश थे। नहीं, मैंने गोवा का नाम लिया आपने। जी, गोवा का नाम लिया था। ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है, वहाँ पार्टी के आदमी भी नहीं। नहीं, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है। दूसरी बात, जो सरकारी कर्मचारियों और डेली वेजर्स की बात की आपने, तो थोड़ा मैं 1 मिनट आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर को अगर समझना है तो इस बेसिक तथ्य को जानना चाहिए। हमारी आबादी 1,30,00,000 है जम्मू कश्मीर की, और बजट इस बार जो देश की संसद ने पारित किया वो 1,08,000 करोड़ का है। ये कोई अचानक इतना बढ़ गया ऐसा नहीं, मोदी जी कहने के बाद निश्चित रूप से राज्यों के बजट बढ़े हैं, यहाँ भी बढ़ा है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यूपी का बजट 5 लाख करोड़, आबादी मोटे तौर पर 24-25 करोड़। बिहार का बजट 3 लाख करोड़, आबादी 13-14 करोड़। मैं यूपी बिहार का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूंगा तो उसमें मुंबई शहर है, कर्नाटक या उन राज्यों को मैं छोड़ देता हूं। वे राज्य जो विकास की दृष्टि से कहीं न कहीं बहुत आगे नहीं बढ़ पाए थे, उनका जिक्र मैंने इसलिए किया। तो 25 करोड़ की आबादी पर 5 लाख करोड़, 14 करोड़ की आबादी पर 3 लाख करोड़, और 1,30,00,000 की आबादी पर 1,08,000 करोड़। जरा आप अनुमान लगाइए। और ये इस साल नहीं हुआ है, पिछली साल 1 लाख करोड़, उसके पहले 90,000 करोड़। ये आज़ादी के बाद से ही बाकी राज्यों की तुलना में पर कैपिटा, मैं कहूं कि भारत सरकार द्वारा दिया गया धन या बजट, वो 7 गुना 8 गुना रहा है। इस मामले में मैं अब उसको आगे कहूंगा तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। 970 गांव हैं जो अभी सड़क से नहीं जुड़े हैं। कई ऐसे स्थान हैं जहां ग्रिड पावर नहीं है। स्वच्छ पीने के पानी का इंतजाम भी हम नहीं कर सके हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस देश में वाजपेयी जी ने शुरू की, तो अब मुझे लगता है कि देश में रूरल रोड्स के मामले में अब कहीं कठिनाई नहीं है। जब ये योजना शुरू हुई थी तो मानक रखा था कि 1,000 आबादी के गांव इस योजना में जोड़े जाएंगे। हिली स्टेट्स के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर आता है, वो मानक 500 आबादी का था। वो सभी गांव जुड़ गए। उसके बाद जब 1,000 आबादी के गांव जुड़ गए तो भारत सरकार ने उस स्कीम को इस तरह से बदला कि 500 आबादी के जो गांव हैं अब उनको जोड़ा जाएगा, और हिली स्टेट्स के लिए 250। देश के बाकी राज्यों के गांव जुड़ गए। अभी हमको 970 गांवों को जोड़ना है, उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसको हम करेंगे 2 साल में। बिजली के क्षेत्र में पूरे देश में देखें तो पिछले 6-7 साल में इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि आज देश में बिजली की कमी नहीं है। मैं जिस गांव से आता हूं, आप खुद गांव जाते हैं, जहाँ के आप पता करिए 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिलती है गांव में। यहाँ श्रीनगर और जम्मू में 20-22 घंटे बिजली हम नहीं दे पाते। कुल हमारी जनरेशन कैपेसिटी 3500 मेगावाट से थोड़ी कम है, जबकि हाइड्रो पावर का पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है। पिछले 6-7 महीने में हमने जितनी बिजली बनती है उससे ज़्यादा बिजली आने वाले 4 साल में बन जाए, इसका इंतजाम किया है। और ऐसे 5 परियोजनाओं का, और मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ जिनके सहयोग के कारण ये सब होने में सफलता मिली है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, अगर उसको आप समझेंगे तो मैं एक पुरानी घटना बताना चाहता हूँ कि जो मेन ट्रांसमिशन लाइन बनी, पावर ग्रिड ने जब बनाई, जब बिजली यहाँ आ रही थी, तो उस समय उसमें जिक्र था कि रजौरी और पुंछ में एक 400 kVA का सब स्टेशन बनना चाहिए, 440 kV, बना ही नहीं। मैं अभी कुछ विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया हमने जम्मू में, कश्मीर वैली के अंदर। कोई 15 साल पुरानी थी, कोई 20 साल पुरानी थी। तो ये काम हमको करना पड़ रहा है। तो बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीज़ों से परिपूर्ण हो जाए यहाँ के लोग, ये काम मुझे लगता है कि नियति ने सौंपा था, और मुझे खुशी है कि उसको करने में हमें सफलता मिल रही है, और आगे हम इसको पूरा जरूर करेंगे। तो ये स्थिति जम्मू कश्मीर की रही है। 15 साल 20 साल की परियोजनाओं को हम पूरा कर रहे हैं। अब अंतिम बात आपके प्रश्न पर आता हूँ। 4 लाख सरकारी कर्मचारी यहाँ हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या उतनी ही है जितनी बिहार में है, और मोटे तौर पर
1 लाख से थोड़े कम डेली वेजर्स हैं। बिना किसी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी के विम्स के आधार पर लोगों को नौकरी दी गई। और मैंने कहा कि भाई जो रोजगार मिला है किसी को बाहर नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी नौकरियों की भर्ती जो हमने की है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, और आप, मुझे लगता है कि आपको भरोसा भी है कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं है मेरिट के अलावा, बिना किसी भेदभाव के, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के और बाकी कोई कंसिडरेशन नहीं। जो योग्य है उसे नौकरी मिली है। 8,000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी वो प्रोसेस चल रहा है, और भी जो रिक्तियां हैं हम उनको चिन्हित करते जाएं। तो सरकारी तंत्र में भी नौकरी और प्राइवेट जॉब्स मिले, इसके लिए मैं जरा जिक्र करूंगा कि एक बैक टू विलेज हमने कार्यक्रम चलाया था, और उसमें हमने एक लक्ष्य रखा था कि हर पंचायत से 2 यूथ हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे, और उसमें मैक्सिमम लिमिट रखी थी कि 10 लाख रुपए तक का लोन उसे सब्सिडाइज रेट पर देंगे। और मुझे खुशी है, मैं उम्मीद कर रहा था कि 10,000 लोगों को दे पाएंगे। 19,873 लोगों को ऋण देने में हमें सफलता मिली, जिसमें 4,500 महिलाएं हैं। और इस बार का हमारा टारगेट है कि 50,000 से ज्यादा ऐसे नौजवानों को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन देंगे। जहां एक प्रयास ये हो रहा है, उस तरह एक मिशन यूथ हमने बनाया है। मिशन यूथ एक बड़ा सा लीन डिपार्टमेंट है। यूथ के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो स्कीम्स चलती हैं उनको एक जगह कोलैबोरेट करके, और हम चाहते हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार कैसे हम दे सकें। 31 अक्टूबर को पिछले साल यहीं श्रीनगर में SKICC में एक दिन भर का कार्यक्रम किया था। उसमें आप जैसे लोग भी आए थे, जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं उनको भी बुलाया था, एकेडमिया के भी लोग थे, बिजनेस इंडस्ट्री के भी लोग थे। दिन भर चर्चा करके एक हमने प्रोग्राम बनाया मिशन यूथ। और अभी 2 दिन पहले 250 कॉमर्शियल व्हीकल, छोटी वाली, बिना 1 पैसे के, माने बिना मार्जिन मनी के नौजवानों को हम दे रहे हैं। और ये लक्ष्य है कि हर पंचायत में कम से कम 1 यूथ को ये वाहन हम देंगे। अब उसका मैं इकोनॉमिक्स का ये तो बताऊं, जैसे अशोक लेलैंड की गाड़ी है छोटी वाली, 7,06,000 की, 81,000 कंपनी सब्सिडी दे रही, 80,000 सरकार की ओर से हम दे रहे हैं। बचा 585 वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बैंक ऋण दे रहा है, और 1 साल सर्विस और मेंटेनेंस का कोई पैसा कंपनी नहीं लेगी। तो एक परिवार अच्छे से चल सकता है, और चाहे तो एक और कमर्शियल व्हीकल वो आने वाले 2 साल में खरीद। क्या बैंकों से ऋण निकल रहा है? क्योंकि बड़ी शिकायत है MSME पर जो घोषणाएं की गई पूरे देश में, मुझे लगता है कि बैंक ऋण देते ही नहीं। मुझे लगता है कि मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है, ऐसी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। और इस साल मैंने बैंक चेयरमैन को कहा कि 50,000 का लक्ष्य रखा है, तो उसने कहा आप 1 लाख का रखिए। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई शिकायत JNK में नहीं। दूसरी बात कि हर मैंने पंचायत में हम यूथ क्लब बना रहे हैं, और उनको अगर प्रतिभा है तो कैसे उनको रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। मार्केट में किस जॉब की आवश्यकता है, उसकी स्किलिंग, अप स्किलिंग, री स्किलिंग, ये काम हमने तेजी से प्रारंभ कराया है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर 1 आध दिन है या आपके कोई साथी यहीं बारामूला बगल में है, वहां जाए। एक सेंटर ऑफ इनोवेशन हमने बनाया है। शायद देश के कम IIT में उस तरह के इक्विपमेंट होंगे। ये पिछले कुछ महीनों में हमने करने में सफलता पाई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर के एक 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए, नौजवान को, जिसमें बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। हाई स्कूल इंटर पास बच्चे 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आराम से 25-30 हजार रुपये कमा सकते हैं। आशीष चौहान है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, आप जानते हैं, उन्होंने शुरू कराया। अभी तक 250 बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं। 5,000 बच्चे इस साल हम ट्रेन करेंगे। इस तरह के एक नहीं, अनेक काम हम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि यूथ को रोजगार मिले। महिला एक हौसला करके स्कीम बनाई विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तेजस्वनी नाम की एक योजना शुरू की। 18 साल से 35 साल की महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण हम उपलब्ध कराएंगे, और उसमें मिशन यूथ की तरफ से 10% सब्सिडी देंगे। तो ये इस तरह के अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और जिसका परिणाम मैं मानता हूं, ये जो रिपोर्ट आई है कि हम बाकी देश के 7-8 राज्यों से बेहतर हुए हैं, ये इसी का प्रतिफल मैं मानता हूं। ये प्रोसेस तब मुकम्मल होगा जब एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी इस प्रदेश में आकार ले।
अब आप 26 तारीख को गुपकार अलायंस के लोगों को ले गए वहां पर, जिसको कभी गुपकार गैंग कह के केंद्र के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने कर्ज किया था। अब वो गए वहां पर, लौटकर तो उनकी वाणी बदल गई फिर से। तो मेरे दो सवाल हैं, एक तरफ हम उनको डिस्क्रेडिटेड बताते थे, हम कहते थे इनका कोई जनाधार नहीं है, दूसरी तरफ हम उनको ले जाते हैं और ले जाने का परिणाम ये होता है कि लौट के फिर वो वही वाणी बोलना शुरू करते हैं। जी, मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पहले से शुरू हो गया था, और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही थी। एक, कि सामान्य लोगों से संवाद ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वहाँ मजबूत करने की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूँ कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम यहाँ पहली बार लागू हुआ है, देश के बाकी हिस्सों में हो गया। तो पंचायती राज इलेक्शन आपके यहाँ बहुत सक्सेसफुल था। जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। घाटी में वोटिंग परसेंटेज कम था। जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वे जिले जिनकी चर्चा दूसरे कारणों से होती थी, उनमें जो वोट पड़े हैं उनको जरा पिछले विधानसभा, लोकसभा 3-4 चुनाव से कंपेयर करिए, उस तुलना में बहुत ज्यादा वोट पड़ा है। तो इस दृष्टि से देखने की जरूरत है। हाँ, ठीक है। जिस असेंबली सीट में या जिस जनपद में अगर मान लीजिए 8% पोलिंग होती थी, वहाँ 28% हुई, तो इट्स ए सब्सटेंशियल इंक्रीज। तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो मैं मानता हूं कि काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, और उस बात को मुझे लगता है कि देश को जानना चाहिए, कि पहली बार ऐसा चुनाव हुआ पिछले 20 वर्षों में कि एक बूंद रक्त जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं गिरा है, कोई हिंसा नहीं हुई। और कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंट ढंग से फ्री, फेयर, निष्पक्ष चुनाव, जो जनता चाहती थी जिसको जिताना वो जीते। नहीं तो यहाँ तो इतिहास ऐसा है कि एक यहाँ एमएलए होते थे, यहाँ कलेक्टर होते थे। तो दो तरह के एमएलए यहाँ गिने जाते थे, एक एमएलए जनता का, दूसरा वो कलेक्टर वाला। वो 4-5 जिलों का नॉमिनेशन उसी के यहाँ होता था। तो यहाँ का इतिहास इस तरह का रहा है, तो उसमें इस तरह का चुनाव कराना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल चुनाव नहीं कराएं, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरी, ये तीनों हमने पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर कर दिया है। और मैं बताऊं आपको कि इस बार का जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट हमारा है, पिछले साल 5,312 करोड़ का था अप्रोक्सीमेटली, एक आध फिगर गलत हो सकती है लेकिन आसपास है। इस बार 12,600 करोड़ का है। और देश में शायद, मैं नहीं जानता, इतना वाइड कंसल्टेशन हुआ है पंचायत, ब्लॉक और डीडीसी मेंबर और एडमिनिस्ट्रेशन, ये चर्चा करके चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट हमने 12,600 करोड़ का पारित किया है। सभी जिलों में दुगने, ढाई गुने, 3 गुने की वृद्धि हुई है। और उनसे बातचीत में मैंने अनुरोध किया था, देखिए इसमें बड़ी परियोजना मत लीजिए, मैक्सिमम परियोजनाएं 1 साल में पूरी हो जाए ऐसी लीजिए, या कुछ जरूरी है तो 2 साल, लेकिन 3 साल से ज्यादा की तो एक भी परियोजना नहीं लेनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि 80% प्रोजेक्ट उसमें ऐसी हैं जो 1 साल में पूरी होंगी, 18% ऐसी हैं जो 2 साल में पूरी होंगी, और 2% ऐसी हैं जो 3 साल में पूरी होंगी। तो लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, और उसमें मुझे लगता है कि उसी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि चुनाव विधानसभा के कराए जाएंगे, डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद चुनाव होगा, और मुझे लगता है कि मेरी तरफ से वो प्रयास नहीं था। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि यहाँ के सभी राजनीतिक दलों के लोग, जिसमें वे लोग भी हैं जो गुपकार अलायंस के पार्टनर हैं, इसलिए केवल ये कहना कि गुपकार अलायंस को बुलाया था ये गलत होगा। यहाँ अनेक राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते कुछ लोग गए थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री के नाते कुछ गए थे, और उनकी जो चिंताएं थी उन्होंने वहां कहा। और मुझे लगता है कि बहुत ही स्पष्ट ढंग से गृह मंत्री जी ने एक प्रश्न का जवाब दिया, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही, और मुझे लगता है कि उसको इन लोगों को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, और वो जम्मू कश्मीर के हित की बात होगी, यहाँ के आवाम के हित की बात होगी। और मैं ये बात बार बार दोहराना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए, कुछ लोगों की भलाई के लिए नहीं काम करना चाहिए। आपने रक्त की बात की, ठीक है, चुनाव में रक्त नहीं बहा, ये भी सही है कि बड़े आतंकवादी हमले खत्म हो गए हैं, ये भी सही है कि
ज़्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं और ज़्यादा जो नए कमांडर्स बनते हैं मारे जाते हैं तुरंत के तुरंत। लेकिन ये भी सही है कि फोर्स पर हमले बढ़े हैं। ये भी सही है कि उनके परिवारजनों पर हमले हो रहे हैं। ये भी सही है कि जो नए चुने हुए लोग हैं, खासकर कम्युनिटी विशेष के, वो टारगेट बनाए जा रहे हैं। तो उस पर आप लोगों की नीति क्या है? नहीं, वाजिब प्रश्न है आपका। मुझे लगता है कि एक तो इस बात को हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत ही अपर हैंड है आज की तारीख। इन्फिल्ट्रेशन मोटे तौर पर एकदम रुक गया है। रिक्रूटमेंट अगर संख्या डेटा आप देखेंगे तो बहुत कम हो गया है और घटनाओं में भी काफी कमी आई है। अब स्टोन पेल्टिंग इतिहास की बात हो गई, इतिहास की बात और कुछ घटनाएं हुई हैं, मैं स्वीकार करता हूं, और कई बार ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो बचाई जा सकती थी। अब मैं किसी के बारे में जो नहीं है मैं कुछ कहूं, मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, लेकिन जिनको सिक्योरिटी दी गई है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, जहां जाएं उनको ले करके जाएं। हाँ, कुछ हमले हो रहे हैं, लेकिन पिछले 15 दिन में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दिया है हमारे फोर्सेस ने। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो सुपर्ब है। और मुझे लगता है कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुश्किल होगा किसी को यहाँ, और केवल आतंकवादी नहीं मार रहे हैं, आतंकवाद को जिन लोगों ने प्रश्रय दिया है, जिन लोगों ने फंडिंग की है, वो चाहे जहां भी हों, सरकारी तंत्र में भी हैं, तो उनके खिलाफ भी उतनी ही दृढ़ता के साथ कार्रवाई की जा रही है। पत्थरबाजी रुकने का रहस्य यही है, क्योंकि फंडिंग बंद हो गई उस तरफ से। ये तो अंदरूनी हालात की बात है, लेकिन आपके यहाँ बाहर के हालात भी मैटर करते हैं। अब ड्रोन से अटैक हो जाता है, अचानक ड्रोन उड़ना शुरू हो जाते हैं जम्मू खित्ते में, तो आपको लगता है कि जो बाहर का एक हाथ कश्मीर के आवाम को परेशान करने के लिए या हालात को बिगाड़ने के लिए था, उसे हम नहीं रोक पा रहे हैं? इसको इस तरह दो प्रश्न आपके हैं। एक तो ड्रोन का, पिछले कुछ महीनों में ड्रोन देखे गए, कुछ ड्रोन बीएसएफ के लोगों ने मारा, कुछ पकड़े गए जो खास तौर से मादक पदार्थ और हथियार लेकर के उनकी तस्करी करते हैं। अभी जो जम्मू एयरबेस पर ड्रोन आया, तो मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी है और इस स्थिति का सामना करने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी हद तक सक्षम है। डीआरडीओ ने नई टेक्नोलॉजी के आधार पर एक सक्षम उपाय तैयार किया है और इस मसले की पूरी गंभीरता से जांच सभी हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। और मैं आश्वस्त कर सकता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस परिस्थिति का भी मुकाबला करेंगे। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का सवाल है, कुछ लोगों की रुचि रहती है, अपना घर तो खुद संभाल नहीं पाते, वो हमारे घर को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि देश का विदेश मंत्रालय और भारत सरकार इसकी चिंता कर रही है। और मेरा जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है कि बाहर से क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ जो है उसको हम ठीक करना ही हमारी जिम्मेदारी है और हम बिना इसका इंतजार किए उसको जरूर ठीक करने की हर कोशिश करेंगे। मैं अभी एक किताब जम्मू कश्मीर की पढ़ रहा था और उस किताब में था वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग वन मार्केट। मुझे याद आया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो एक निशान एक विधान एक प्रधान, थोड़ा बदल के आप लोगों ने वही कर दिया है। नहीं, इसमें कोई, मैंने भारत का संविधान यहाँ पूरी तरह लागू है। हर सरकारी बिल्डिंग पर आपको तिरंगा झंडा यहाँ दिखाई पड़ेगा। 15 अगस्त को कुछ और भी स्थानों पर दिखाई पड़े, तो खुशी की बात है कि ये जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन है राष्ट्र के साथ और उसकी जरूरत थी। एक मार्केट ये आवश्यक है, तो ये तो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम को ये बात समझनी चाहिए, और लोग, सामान्य आदमी इस बात को समझता है कि भारत के साथ जुड़ करके हम हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, तो उस दिशा में अच्छा कदम उठाया है। आपने महिलाओं की बहुत बात की, तो महिलाओं के लिए कोई खास ऐसी स्कीम आपने चलाई है जिससे कि महिलाएं अपने परंपरागत जो उनका गांव का काम है उससे बाहर निकलकर एक नई दुनिया की रोशनी से रूबरू हो सकें? मैंने पहले ही जिक्र किया था, यूथ और महिला, आपने बोला ये हमारे यहाँ विमेन और यूथ ही हमारे फोकस में है। कई नई स्कीम जैसे हौसला के नाम से शुरू की है, तेजस्विनी के नाम से शुरू की है, और ये बड़ी इनोवेटिव स्कीम्स हैं। सरकारी अफसरों के अलावा उसमें IIM के कुछ पढ़े हुए नौजवान विद्यार्थी जो हैं ट्रेनिंग के लिए आए थे,
उनको हमने कहा कि इस तरह की स्कीम बनाओ, और उन्होंने बनाई है। और मैं बहुत ही मैंने खुशी है कि इन बच्चों ने ऐसी इनोवेटिव आइडियाज़ दी हैं जिससे लोगों का जीवन बदल सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों या इनका पेपर मैसी का काम हो, हैंडीक्राफ्ट का काम हो, इन सभी कामों में महिलाएं यहाँ पहले से ही काम करती रही हैं। और अगर इतिहास में जाएंगे तो मुझे लगता है कि जब गुरिल्ला सेना बनी थी तो शायद विश्व में कश्मीर एक अकेला हिस्सा है जहाँ महिलाओं की गुरिल्ला सेना बनी थी। तो यहाँ की महिलाएं पहले से ही एम्पावर्ड रही हैं, और मुझे लगता है उनको हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, इस तरह का वातावरण दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ की बहनें बहुत ही प्रतिभावान हैं और वो आगे आ रही हैं। बाहर के घराने जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक रोजगार की स्थिति और विकास नहीं बढ़ेगा। उसके लिए कोई खास काम कर रहे हैं आप? एक हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम आई है जिसमें 28,400 करोड़ का इंसेंटिव हम दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद इस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसी स्टेट के पास नहीं है। सामान्य रूप से आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ध्यान में होगा कि जहाँ जहाँ हमने इंसेंटिव दिया, इंडस्ट्री कम लगी, इंसेंटिव के लिए लोग गए। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहीं पर इंसेंटिव लेने के लिए वहाँ दिखा दिया। या लोकलाइज्ड, जैसे देखें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बहुत स्थान छूट गए। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके हम लोगों ने इस बार जो पॉलिसी बनाई है उसमें ये 300% इंसेंटिव हम दे रहे हैं जीएसटी में। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तभी आपको इंसेंटिव का लाभ मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश भर की इंडस्ट्री का जिस तरह से उत्साह मैं देख रहा हूं। पहले मैंने एक बात यहाँ कही थी, प्रेस में कही थी यहाँ के लोगों को भी, कि मुझे लगता है कि 25,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा, 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं जिस तरह का उत्साह है, 45-50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ 2 साल में आएगा और 8-9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पहली मीटिंग करके हमने 3 लोगों को जमीन देने का काम हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने किया है। ये क्रम हम लगातार जारी रखेंगे। और एक बात मैं बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के आधार पर आपकी इंडस्ट्री कितना रोजगार दे रही है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, और इससे यहाँ की इकोलॉजी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ना है, इन सभी फैक्टर्स का ध्यान में रख करके, और बड़े घराने काफी रुचि ले रहे हैं। जब तक एक सवाल ये है कि इसमें जम्मू का हिस्सा कितना है और कश्मीर खित्ते का कितना है? कितने लोग नीचे आ रहे हैं? घाटी में कितने? मैं घाटी में भी पर्याप्त लोग आ रहे हैं। अच्छा। और जम्मू में भी काफी लोग आ रहे हैं। ये हो सकता है 10-5% का अंतर हो, इससे एकदम इम्बैलेंस नहीं हो। इम्बैलेंस नहीं होगा, जैसे पहले हो गया था। जी। कोरोना से लड़ाई आपने कैसे जीती? क्योंकि आपका जो टीके का परसेंटेज है शायद देश में सबसे अच्छा है। उस तरह का प्रसार नहीं हुआ, ऑक्सीजन की वजह से आपके डेथ नहीं हुई। ऑक्सीजन इस समय सर्वाधिक चर्चा में है। नहीं, डेथ तो हुई हमारे यहाँ, और जिन लोगों की डेथ हुई उनके प्रति मैं गहरी संवेदना मेरी है। और उन परिवारों की देखभाल के लिए हमने एक सक्षम नाम की योजना शुरू की है। और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रशासन का मानवीय चेहरा क्या होना चाहिए, उन परिवारों के देखभाल की जिम्मेदारी हमने स्वयं ली है। जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको पूरी तरह से स्कॉलरशिप देना, उनके पढ़ाई का इंतजाम करना, जो बुजुर्ग अपने कमाते हुए नौजवान बच्चे को खो दिए हैं उनको पेंशन दे करके, ताकि वो सुविधापूर्वक रह सकें। और एक ये भी तय किया है कि उस फैमिली से एक आदमी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में केवल पैसा नहीं देंगे, निश्चित रूप से जो विभाग हमारे इस क्षेत्र में काम करें उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी इंडस्ट्री लगे, जो भी करना चाहते हैं ये कराएंगे। पीएम केयर्स के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री जी ने कोविड में जो लोग जिनके परिजन गए उनकी सहायता के लिए योजना बने, उसका भी लाभ दे रहे हैं। ये सच है कि मैं इसको ईश्वर की कृपा मानता हूं कि पूरे पैंडेमिक, पीक पैंडेमिक में भी एक दिन ऐसा नहीं आया कि हम किसी को कहें कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई मैं ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी होती है। उस एडवाइजरी में ये बात कही गई थी कि स्टेट्स को, और स्टेट हेल्थ हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसमें ये बात कही गई थी कि स्टेट्स को ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। 29 सितंबर मुझे तारीख याद है, जैसे कैबिनेट होती है चुने हुए राज्यों में, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, उस दिन फैसला हमने किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2000 LPM ऑक्सीजन जनरेशन की क्षमता वाला प्लांट लगाएंगे,
जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं और उससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, वहाँ हम क्षमता विस्तार करेंगे। और मुझे खुशी है कि जब मैं आया था तो 15,000 LPM से थोड़ा कम था, 12,000 के आसपास कश्मीर डिवीज़न में, 2,500-3,000 के आसपास जम्मू डिवीज़न में। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये कैपेसिटी 60,000 LPM से ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि 15-20 दिन में 90,000 LPM हो जाएगी। तो उस दृष्टि से, और मैं आभारी हूँ अपने पैरामेडिकल स्टाफ का, डॉक्टर्स का, अपने सभी साथियों का, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा की। लेकिन ये भी है कि कुछ दुखद मौतें हुई, कुछ लोगों को हमने खोया है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैं जब सरकार ने घोषणा की थी तो मुझे लगा कि ये एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरह से लेना चाहिए। हम PHC पर लोगों को बुलाएंगे, हमारी भौगोलिक स्थिति, टोपोग्राफी, अब देखिए 25 किलोमीटर दूर बर्फ में जाते हुए आपको तस्वीरें दिखेंगी कि हमारे हेल्थ वर्कर्स जा करके लोगों का टीकाकरण किए हैं। और मुझे खुशी है कि आज मैं 45% आयु वर्ग के ऊपर के जो हमारे लोग हैं, 98% से ज़्यादा टीकाकरण हमने कर दिया है। श्रीनगर में थोड़ा सा बचा है और कुपवाड़ा में थोड़ा सा बचा है, बाकी हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। एक धार्मिक टैबू था इसको लेके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मैंने सब देखा। और ये तो यहाँ पर इसकी ज्यादा उम्मीद थी। आपने इससे फाइट कैसे किया? नहीं, हेजिटेशन यहाँ बहुत जबरदस्त था, और मैं मानता हूँ कि देश में नहीं था, दुनिया में था, और यहाँ भी था। और हेजिटेशन बनाने में भी कुछ लोगों ने भूमिका अदा की, कुछ लोगों ने बयान दिए, कुछ लोगों ने टीके पर सवाल उठाया। किसी को भाजपा का टीका लगाइए। अब वो मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करूं, ये उचित नहीं है। तो हेजिटेंसी जिन लोगों ने पैदा की, उसका असर व्यापक था, और इस हेजिटेंसी को कैसे दूर किया जाए, इसकी एक व्यापक योजना हमने बनाई। जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, या हमारे ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में, बाकी चीज़ों में, जिनको यहाँ के लोग रिकग्नाइज करते हैं, उनका हमने पूरा सहयोग लिया। खुद भी मैं लोगों से अपील करता रहा, और मुझे लगता है कि उसका परिणाम निकला कि आज टीका का काम प्रथम चरण का हमने पूरा कर लिया है। और 18 से 44 आयु वर्ग में भी मोटे तौर पर जो नेशनल एवरेज है, उसके 3 गुना से ज़्यादा हम टीकाकरण कर चुके हैं। और हमने छांट करके कुछ कैटेगरी बनाई थी कि जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जरूर वैक्सीनेट कर देना है। वैष्णो देवी की यात्रा से जो जुड़े हुए हैं, उनको जरूर वैक्सीनेट कर देना है। खोमचा वाला है, होटल पर काम करने वाला है, ये मजदूर है, ऐसे लोगों को प्रियॉरिटी के आधार पर हमने टीकाकरण किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस अभियान को हम पूरा कर के लोगों को सुरक्षित रखने में सफलता पाएंगे। उपकार फिल्म का पुराना डायलॉग याद आ गया, भाषण पे राशन सब देते हैं, राशन पर भाषण शायद आप दे रहे हैं। तो अब आपने उल्टा कर दिया उसको कि भाषण के ऊपर राशन मिल रहा है। लेकिन ये आखिरी पड़ाव जो मेरा है इंटरव्यू का, ऐसे 3 काम जिस पर आपको गर्व होता, दिस इज रैपिड फायर, सिर्फ एक वाक्य। एक, लोकतंत्र की बहाली और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहली बार यहाँ लागू हुआ है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था। और तीसरा, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपुल। ये 3 काम मैं मानता हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता। 3 ऐसे काम जिसका आपको लगता है और जल्दी करने हैं, आपको भी आपकी प्रायोरिटी हो। 3 ऐसे काम, मेरे पास कई काम हैं जो मेरी प्रायोरिटी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे प्राथमिकता के आधार पर एक काम जो आपने कहा कि उनको बसाना है, वो मेरी प्राथमिकता में है। दूसरा, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए और तेज गति से काम करना है। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि इंडस्ट्री यहाँ हकीकत में बदल जाए और यहाँ के लोगों का जीवन बदले। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।